नमस्ते छात्रों, सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल सकुशल होंगे और आप नियमित रूप से पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा हमने जो पिछली कक्षाओं में पढ़ा था वो पढ़ा था हमने बंडल के बाद पढ़ा था बजट सेट और बजट रेखा, और दोनों की हमने इक्वेशन पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि एक उदाहरण के माध्यम से किस प्रकार से बजट सेट के सारे बंडल को किस प्रकार से बनाया जाता है और बजट रेखा पर जो आने वाले बंडल है वो कौन कौन से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बजट रेखा। बजट रेखा की अगर डेफिनेशन हम देखें तो वो आएगा कि बजट रेखा ऋणात्मक ढाल वाली एक ऐसी सरल रेखा होती है जिसके प्रत्येक बिंदु पर जो किया गया जो खर्च होता है वो उपभोक्ता की आय के ठीक बराबर होता है। हमने जैसे कि पहले जो उदाहरण लिया था उसमें हमें दे रखा था उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय का आशय वह आय जो वह दोनों वस्तुओं पर खर्च करने वाला है। तो उपभोक्ता की आय 20 रुपए, वस्तु एक पर किया गया खर्च कीमत 5 रुपए, वस्तु दो की जो कीमत है वो भी आ रही है हमारे 5 रुपए। हमने जो बंडल देखे थे जहां पर जो खर्चा आ रहा था वो ठीक 20 रुपए के बराबर आ रहा था। तो आ रहा था 04, 13, 22, 31 और 40। ये वो सारे बंडल है जहां पर जो खर्च है वो ठीक उपभोक्ता की आय के बराबर है। अब हम बजट रेखा का निर्माण करते हैं। ओ एक्स अक्ष पर हमारी वस्तु 1 की मात्रा, ओ वाई अक्ष पर वस्तु 2 की मात्रा है। हम डेफिनेशन पर वापस गौर करते हैं तो बच्चों क्या आ रहा था, ऋणात्मक ढाल वाली एक ऐसी सरल रेखा, मतलब उसका स्लोप ऋणात्मक है और साथ साथ में वो सरल रेखा के रूप में, जैसा कि हमें ये दे रखा है। ये हमें कोई रेखा दे रखी है, एमएन बजट रेखा दे रखी है। ये हमने बजट रेखा का निर्माण किया और ये वस्तुओं की मात्राएं दे रखी है। अब यहां पर देखिए बच्चों, तो यहां क्या आ रहा है, वस्तु 1, चूंकि हम यूं बढ़ रहे हैं लेकिन वस्तु की मात्रा 0 है तो ये हमारा बंडल आ जाएगा 0, और वस्तु 2 की 4 इकाई आएंगी तो ये आ गया हमारा 0 और 4। इस पर देखें तो वस्तु 1 की मात्रा, क्योंकि फर्स्ट में आएगा वस्तु 1 की मात्रा आएगी तो हमने लिया 1, और वस्तु 2 की मात्रा आ रही है 3। इस बिंदु पर देखें तो ये आ रहा है 2 और 2। इस बिंदु पर देखिए वस्तु 1 की 3 और वस्तु 2 की 1 मात्रा, और यहाँ पर देखें तो हमने 4 इकाइयां एक्स वस्तु या एक वस्तु के लिए और जो दूसरी वस्तु है उसकी इकाइयां 0। इसका मतलब इन सभी बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा होगी वो हमारी बजट रेखा कहलाएगी। अब हम वापस एक बार पुनः हमारी डेफिनेशन पर ध्यान दें तो आ रहा है ऋणात्मक ढाल वाली एक ऐसी सरल रेखा जिसके प्रत्येक बिंदु पर, यानी कि किसी भी बिंदु पर जाने पर जो व्यय होता है वो ठीक उपभोक्ता की आय के बराबर होता है। मतलब वह जो पैसा मानकर चल रहा है कि उसे उन दोनों वस्तुओं पर खर्च करना, ठीक जो पैसा खर्च होगा वो उपभोक्ता की आय के बराबर होगा। तो देखते हैं हम हर स्थिति में जो हमारा पैसा जो खर्च हो रहा है वो 20 रुपए खर्च हो रहा है। तो ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी। और बेटा बजट रेखा को कीमत रेखा भी कहते हैं, क्योंकि कीमत रेखा के माध्यम से अपन देख सकते हैं हम किस वस्तु की कितनी मात्राओं का उपभोग करते हैं। तो बजट रेखा ऋणात्मक ढाल वाली एक ऐसी सरल रेखा होती है जिसके प्रत्येक बिंदु पर किया गया जो खर्च होता है वो ठीक उपभोक्ता की आय के बराबर होता है, और इसे हम कीमत रेखा के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद जो अति महत्वपूर्ण चीज आ रही है वो आ रहा है बजट रेखा का ढाल, जिसे हम हिंदी में प्रवणता भी कहते हैं। हम देख रहे हैं बजट रेखा का ढाल या इसकी प्रवणता या इसका स्लोप कैसे होगा। अब अच्छा, ये जो स्लोप निकलना है ये हमें आना चाहिए, क्योंकि जब बजट रेखा शिफ्ट होती है तो हमें ये वाली चीज आनी बहुत आवश्यक है। हम देखते हैं बजट रेखा का स्लोप निकालते कैसे हैं। सबसे पहले समझना, हमें कभी भी, जैसे हम उदाहरण ये वाला लेते हैं, उपभोक्ता के पास 20 रुपए, वस्तु 1 की कीमत 5 रुपए, वस्तु 2 की कीमत 5 रुपए हम दे रखे। बजट रेखा का निर्माण कैसे करें, चाहे उदाहरण में कुछ भी हमें दे रखा है। तो बच्चों हमेशा एक बात ध्यान रखना कि यदि अगर हमें बजट रेखा का निर्माण करना है तब ऐसी स्थिति में हमें देखने कि वस्तु 1 पर सारा पैसा वस्तु 1 पर खर्च करें तो कितनी इकाइयां ले सकते हैं, और सारा पैसा वस्तु 2 पर खर्च करें तो हम कितनी इकाइयां ले सकते हैं। जैसे कि ये मात्राएं दे रखी है हमें, हाँ, सारा पैसा वस्तु यदि 1 पर खर्च करे तो उपभोक्ता कितनी इकाई ले सकता है। तो हम देखें वस्तु 1 की कीमत 5 रुपए और सारा पैसा वस्तु 1 पर खर्च कर दे तो कितनी इकाई लेगा वो, 4 इकाई। तो हमारा एक बिंदु ये आ जाएगा ओ एक्स अक्ष पर। और यदि सारा का सारा पैसा वस्तु 2 पर खर्च करना चाहे तो कितनी इकाई लेगा,
तो सारा सारा पैसा वस्तु 2 पे लेगा, तो वस्तु 2 की 5 रुपए, इस कंडीशन में वो 4 इकाइयां लेगा। आपके पास दोनों अक्षों के जो बिंदु आ गए, इन बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींचेंगे, ये आपकी एक बजट रेखा होगी। तो आपको बजट रेखा का निर्माण इस प्रकार से करना है। अब हमने क्या किया, 20/5 है ना, यानी कि उपभोक्ता की आय में वस्तु एक की कीमत का भाग लगाया। बच्चों ऐसे कैसे लिख सकते हैं इसे, या m, और ये आ रही थी वस्तु 2 की कीमत। इसी प्रकार से ये बिंदु कहां से आया, तो हमने क्या किया, वही 20 में पहली वस्तु की कीमत का भाग लगाया, तो ये हमारा कितना आ गया था 4, तो हमने 4 इकाई। तो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हो, उपभोक्ता की आय और ये आ जाएगा वस्तु 1 की कीमत। तो बेटा अब अपन को स्लोप निकालना है, तो स्लोप जो निकलता है बेटा हमेशा वो tan थीटा से निकल सकता है, और tan थीटा को अगर हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटा आधार। आपको बजट रेखा का स्लोप निकालना है, तो आपका जो सूत्र आ जाएगा वो आ जाएगा लंब बटा आधार। अब हम देखिए लंब कितना आ रहा है बच्चों, तो लंब हमारा ये आ रहा है, तो ये कितना आया 4। 4 का मतलब हम क्या लिख सकते हैं 20/5, और 20/5 को वापस क्या लिख सकते हैं m/p2। तो हमने लिखा m/p2। फिर वापस आ रहा आधार, तो आधार भी 4 ही आया, यानी कि वही 20/5 यानी कि m/p1। तो ये हमारा आ जाएगा m/p1। इसे हम और आगे सॉल्व करें तो ऊपर वाला जो आएगा ऐसे कैसे m/p2, और चूंकि बटा के वापस बटा आ रहा है तो नीचे वाली संख्या पलट जाएगी, तो ये आ जाएगा p1/m, यानी कि m से m कैंसिल हो गया, यानी कि ये आ जाएगा p1/p2। यानी कि अपना जो स्लोप होगा बजट रेखा का या जो ढाल होगा वो आएगा p1/p2, यानी कि उपभोक्ता बजट रेखा का ढाल दोनों वस्तुओं की कीमतों के अनुपात के बराबर होता है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आगे जाके हम उपभोक्ता का संतुलन इष्टतम चयन पढ़ेंगे तब भी इस वाली बात को हम लिखेंगे। अब इसे अनुपात क्यों बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा कभी, जैसे कि 3/4 आ रहा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं बेटा 3:4। तो उसी प्रकार से ये जो आ रहा है बेटा p1/p2, तो इसे हम लिख सकते हैं p1/p2, यानी कि बजट रेखा का जो ढाल है या प्रवणता है वो दोनों वस्तुओं की कीमतों के अनुपात के बराबर होती है। तो मुझे उम्मीद है बेटा ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बजट रेखा का ढाल या जो स्लोप निकालना हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। हाँ, हमने पढ़ा अभी बजट रेखा का अर्थ और बजट रेखा का स्लोप, हमने बहुत आसानी से देखा हम किस प्रकार से बजट रेखा का स्लोप ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं बच्चों बजट रेखा में परिवर्तन या बजट रेखा में शिफ्ट जो होता है वो किन कारणों की वजह से होता है और किस प्रकार से बजट रेखा शिफ्ट होती है। तो उपभोक्ता की आय और दोनों वस्तुओं की कीमतों से हमारी बजट रेखा बन रही थी, तो इन्हीं में परिवर्तन की वजह से बजट रेखा भी क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। यानी कि उपभोक्ता की आय तथा दोनों वस्तुओं की कीमतों में से यदि किसी भी एक तत्व में अगर परिवर्तन हो जाता है तो बजट रेखा आपकी शिफ्ट हो जाएगी। हम पहले पहले अगर मान लो देखें, सबसे पहले हम लेते हैं उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन। अब बच्चों दोनों वस्तुओं की कीमतें स्थिर है, और यदि केवल उपभोक्ता की आय में अगर परिवर्तन आ जाता है तो बजट रेखा क्या होगी, परिवर्तित हो जाएगी। यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की क्या करेगा, अधिक इकाइयों का क्रय करेगा, क्योंकि उसके पास उस खर्च करने के लिए पैसा क्या है, ज्यादा है। तो जब दोनों ही वस्तुओं की मात्रा को ज्यादा खर्च करता है तो ऐसी स्थिति में वह ज्यादा इकाइयां लेगा और बजट रेखा आपकी दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगी। सबसे पहले हम इक्वेशन पर नजर डालते हैं। हमारी जो प्रारंभिक इक्वेशन है वो आ रही है p1x1 p2x2 इज इक्वल टू m। यदि अगर हम संशोधित या परिवर्तित रूप से लिखना चाहें तो वस्तु 1 की कीमत भी स्थिर है, वस्तु 2 की कीमत भी स्थिर है ना, लेकिन हम उपभोक्ता के आय में परिवर्तन लेके आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमारी बजट रेखा बनेगी। सबसे पहले हम देखें उपभोक्ता की आय, हमारे इसी उदाहरण में क्या ले रखा है, उपभोक्ता की आय 20 रुपए, p1 5 रुपए, p2 भी हमको दे रखा है 5 रुपए। हम एक बार प्रारंभिक बजट रेखा बनाते हैं, तो हम प्रारंभिक बजट रेखा बनाएंगे। अभी जस्ट आपको समझाया, ये वस्तु 1 की मात्रा है, ये आ रही है आपकी वस्तु 2 की मात्रा है। हमने बजट रेखा का निर्माण कैसे किया, यदि सारा का सारा पैसा वस्तु 1 पर खर्च करते हम कितनी इकाइयां लेके आएंगे, 4 इकाइयां। और यदि सारा सारा पैसा वस्तु 2 पर खर्च करें तो कितनी लिखाएंगे, 4 इकाइयां। और दोनों को जो मिलाती हुई रेखा होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, बजट रेखा हो जाएगी। तो ये हमारी प्रारंभिक बजट रेखा हो जाएगी।
यानी कि हमने इस उदाहरण से इस बजट रेखा का निर्माण किया। तो बच्चों हम अगर लिखना चाहें तो यूं भी लिख सकते हैं, है ना, P1x1 P2x2 इज इक्वल टू M। अब हम देखते हैं यदि उपभोक्ता की आय बढ़कर 30 रुपए हो जाती है ना, हम उपभोक्ता की आय को क्या मान रहे हैं, बढ़ा हुआ मान रहे हैं, और हमने मान लिया 30 रुपए। अब ऐसी स्थिति में दोनों इकाइयों पर क्या करेगा, दोनों वस्तुओं पर अधिक पैसा खर्च करेगा। तब ऐसी स्थिति में हम देखते हैं 30 रुपए होने पर यदि सारा पैसा वह वस्तु एक पर खर्च करे तो कितनी इकाई लेके आएगा, वो 6 इकाई लेके आएगा। और सारा पैसा अगर वस्तु 2 पर खर्च करे तो कितने के लेके आएगा, तो ऐसी स्थिति में भी 6 इकाई लेके आएगा। तो इसको जो मिलाने वाली जो रेखा होगी वो आपकी परिवर्तित यानी कि बजट रेखा किधर शिफ्ट हो जाएगी, बजट रेखा हमारी दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगी। यानी कि हमारा समीकरण आ जाएगा P1x1 प्लस P2x2 लेस देन इक्वल, और ये परिवर्तित आय का निशान हो जाएगा। तो हमारी जो बजट रेखा होगी वो दाईं ओर परिवर्तित, किस स्थिति में, जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है। तो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, और ये हमने देखा था वृद्धि की स्थिति में क्या कंडीशन होगी, क्या कमी की स्थिति में भी ऐसा हो सकता है। तो हम देखते हैं यदि उपभोक्ता की आय में कमी आ जाती है, अब उपभोक्ता की आय में कमी आएगी यानी कि हम हमारा उदाहरण लें, उपभोक्ता की आय 20 रुपए, वस्तु 1 की कीमत 5 रुपए, वस्तु 2 की भी कीमत आ रही है 5 रुपए। बजट रेखा का निर्माण करने का तरीका वो का वो, ये वस्तु 1 की मात्राएं ले रहे हैं, ये आपकी वस्तु 1 आ जाएगी, OX अक्ष पर, OY अक्ष पर ये वस्तु 2 की मात्राएं आ जाएगी। सबसे पहले बजट रेखा का निर्माण करें, वस्तु 1 पर सारा पैसा खर्च कर रहे हैं तो बच्चों कितनी इकाई लेके आएंगे, 4 इकाइयां। और यदि सारा ही पैसा वस्तु 2 पर खर्च कर दें तो भी कितनी इकाई लेके आएंगे, 4 इकाइयां। यानी कि हमारी ये प्रारंभिक बजट रेखा है। अब हम देखते हैं कि यदि उपभोक्ता की आय में कमी हो जाती है, यानी कि उपभोक्ता की आय मानकर चलते हैं अपन अगर 10 रुपए ले जाए, तब ऐसी स्थिति में यदि वह आय कम हो जाती है तो दोनों वस्तुओं पर पैसा भी क्या करेगा, है ना, कम खर्च करेगा, और कम खर्च करेगा तो मात्रा भी क्या आएगी, कम आएगी। तो हम देखते हैं यदि सारा पैसा खर्च करे तो वस्तु 1 की आएगी 2 इकाई, और वस्तु 2 की भी आएगी 2 इकाई। दोनों को मिलाती हुई रेखा खींचेंगे तो ये आपकी बजट रेखा होगी। तो दोनों को मिलाती हुई हमने ये रेखा खींची तो जो हमारी बजट रेखा होगी वो बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगी। यानी कि जब उपभोक्ता की आय में कमी आती है तो ऐसी स्थिति में दोनों इकाइयों की कम इकाइयों का क्रय करता है, और ऐसी स्थिति में बजट रेखा बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगी। तो ये हमने देखा है कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन आने से किस प्रकार से बजट रेखा शिफ्ट हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे कि यदि दोनों वस्तुओं की कीमतों में से अगर परिवर्तन होता है तो क्या बजट रेखा शिफ्ट होगी। तो हम उदाहरण लेके देखते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों कि यदि वस्तु 1 की कीमत में अगर परिवर्तन आता है तो किस प्रकार से बजट रेखा शिफ्ट होगी। तो हम लिखते हैं वस्तु 1 की कीमत में परिवर्तन। अब बेटा परिवर्तन तो दोनों दिशाओं में हो सकता है, कीमत बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो हम देखते हैं सबसे पहले वस्तु 1 की कीमत में वृद्धि। यदि वस्तु 1 की कीमत में वृद्धि होती है तो बजट रेखा पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम सबसे पहले उदाहरण देखते हैं और फिर उसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो हमारा जो उदाहरण था, उपभोक्ता के पास 20 रुपए है, दोनों वस्तुओं पर खर्च करना है, P1 5 रुपए और P2 भी अपन को दे रखा है 5 रुपए। सबसे पहले अगर इसके इक्वेशन पर नजर डालें तो इक्वेशन जो आ जाएगी हमारी आ जाएगी P1x1 P2x2 इज इक्वल टू M। तो पिछली बार हमने क्या किया था, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन लेके आए थे, अब हम वस्तु 1 की कीमत में परिवर्तन लेके आ रहे हैं। तो ये परिवर्तन का सूचक हो गया P1, यह आ जाएगा P2x2 इज इक्वल टू M, यानी कि हम वस्तु 1 की कीमत में परिवर्तन लेके आ रहे हैं। बजट रेखा का निर्माण करें बच्चों। अब बजट रेखा का निर्माण करना सभी को आ गया होगा। ये वस्तु 1 की मात्रा है और ये आ जाएगी हमारी वस्तु 2 की मात्रा है। ये वस्तु 2, ये हमारी आ रही वस्तु 1। सबसे पहले प्रारंभिक बजट रेखा का निर्माण करें। तो प्रारंभिक बजट रेखा का निर्माण करने पर वही 20 में 5 का भाग लगाएं, 4 इकाइयां, और यहाँ भी आ जाएगी 4 इकाई। दोनों को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे, ये आपकी प्रारंभिक बजट रेखा आ जाएगी। अब हम वस्तु 1 की कीमत में परिवर्तन लेके आ रहे हैं, और परिवर्तन भी कैसा लेके आ रहे हैं बेटा, कीमत में वृद्धि कर रहे हैं। तो अब कीमत में अगर वृद्धि करेंगे, मान लो
वस्तु एक 10 रुपए की हो जाती है। अब 10 रुपए की हो जाएगी तो बेटा हम क्या करेंगे, इसकी मात्रा तो पूरी पूरी उतनी ही आएगी क्योंकि इसकी कीमत में चेंज नहीं हुआ, तो इसका जो निशान आएगा वो तो यही आएगा। लेकिन वस्तु एक की कीमत क्या हो गई, महंगी हो गई, और वस्तु एक की कीमत महंगी हो गई, इसलिए अब हम उसकी मात्रा क्या लेंगे, कम लेंगे, जबकि वस्तु दो की मात्रा तो उतनी ही अपन उपभोग में लेंगे या क्रय करेंगे। तो ये आ रहा है 2, तो ये हमारी जो बजट रेखा आएगी वो इस प्रकार से आ जाएगी, यानी कि बजट रेखा बाईं ओर परिवर्तित होगी। तो ये हमारी आ रही थी प्रारंभिक बजट रेखा, और ये आ रही थी हमारी परिवर्तित बजट रेखा। तो वस्तु की कीमत के, तो हम क्या आ जाएगा, हम क्या लिखेंगे इसे, या किस प्रकार से इसको, इसकी व्याख्या करेंगे, का उपभोक्ता की आय तथा वस्तु दो की कीमत के स्थिर रहने पर, या वस्तु एक की कीमत में वृद्धि होती है तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता एक्स वस्तु की या एक वस्तु की क्या करेगा, कम इकाइयों का क्रय करता है, और कम इकाइयों का क्रय करेगा तो ऐसी स्थिति में बजट रेखा बाईं ओर परिवर्तित हो जाएगी। ठीक, इसका विपरीत देखते हैं। यदि वस्तु जो एक की कीमत आ रही है, अगर इसमें कमी आ जाए, वस्तु एक की कीमत में क्या आ रही है बेटा, कमी आ रही है, तो अब कमी आने की वजह से क्या होगा, तो हम उदाहरण के द्वारा देखें। वस्तु एक की कीमत, प्रारंभिक कीमत 5 रुपए, दो की कीमत भी 5 रुपए, और हम उपभोक्ता की आय 20 रुपए दे रखी है। हम सबसे पहले बजट रेखा का निर्माण करें। ये वस्तु एक की मात्रा है और ये आ जाएगी हमारे लिए वस्तु दो की मात्रा है। प्रारंभिक बजट रेखा का निर्माण करें तो 5 का भाग 20 में, इधर भी 5 का भाग 20 में, ये आ जाएगी हमारी 4 इकाइयां। ये तो बच्चों अब आपको बहुत अच्छे से आने लग गया होगा कि बजट रेखा का निर्माण कैसे करना है। तो ये हमारी प्रारंभिक बजट रेखा हो जाएगी। अब हम मान के चल रहे हैं कीमत में अगर कमी आ जाती है, यानी कि कीमत अगर मान लो 4 रुपए हो जाती है, ये परिवर्तन का सूचक, तो ये हमारी होगी 4। तो उपभोक्ता इस कीमत में कोई चेंज नहीं आया तो इसकी मात्रा तो यथावत रहेगी, और इसकी कीमत में कमी आई तो अब उपभोक्ता क्या कर सकता है, अधिक इकाइयों का क्रय करेगा। तो जिसे हम 20 में 5 का भाग लगा के 4 इकाइयां आ रही थी, अब हम 4 का भाग लगाएंगे तो कितनी आएगी, 5 इकाइयां आएगी। तो यह आ जाएगी हमारी नई बजट रेखा। तो ये हो जाएगी हमारी प्रारंभिक बजट रेखा P1x1 P2x2 इज इक्वल टू M, और ये आ जाएगा इसकी कीमत में चेंज आया x1 P2x2 इज इक्वल टू M। तो हमारी जो बजट रेखा होगी वो दाईं ओर यानी कि राइट हैंड साइड की ओर परिवर्तित हो जाएगी। तो बेटा डेफिनेशन हम इसकी कैसे लिख सकते हैं, यदि उपभोक्ता की आय और वस्तु दो की कीमत के स्थिर रहने पर यदि वस्तु एक की कीमत में कमी आती है तो उपभोक्ता वस्तु एक की अधिक इकाइयों का क्रय करता है, जिससे जो बजट रेखा होगी वो दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगी। तो ये हमने देखा था कि किस प्रकार से शिफ्ट हो सकता है। तो उपभोक्ता की आय की वजह से वस्तु दो की कीमत में अगर परिवर्तन होगा तो भी बजट रेखा शिफ्ट हो जाएगी। मैं सामान्य सा उदाहरण के द्वारा अपन इसे समझते हैं, जैसे कि आपकी प्रारंभिक बजट रेखा है ना, तो ये आपकी प्रारंभिक बजट रेखा। अब ऐसा लगा हम इसकी कीमत में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब यदि अगर मान लो ऐसा होता है वस्तु दो की कीमत सस्ती हो जाती है, तो वस्तु दो की कीमत सस्ती हो जाएगी तो अपन इसकी क्या लेंगे, इसके अधिक इकाई क्रय करेंगे, जैसे यहाँ पर मात्रा ले तो इसमें परिवर्तन नहीं आया तो इस प्रकार से आ जाएगा। और यदि वस्तुओं की कीमत कम हो जाएगी तो कीमत अगर बढ़ जाती है तो हम इसकी इकाइयां क्या लेंगे बच्चों, कम लेंगे। तो जैसे कम ले रहे तो ये वाली स्थिति आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि केवल वस्तु एक की कीमत, वस्तु दो की कीमत में चेंज आएगा तो भी आपका जो वक्र बनेगा वो इसी प्रकार से बनेगा। तो अब हमें ये बात समझ में आ गई होगी कि उपभोक्ता की आय तथा दोनों वस्तुओं की कीमतों में से किसी एक में अगर परिवर्तन आता है तो आपकी बजट रेखा होगी वो शिफ्ट हो जाएगी। उपभोक्ता का इष्टतम चयन, उपभोक्ता का इष्टतम का मतलब बेटा सर्वोत्तम, सबसे अच्छा, ऑप्टिमम। तो इष्टतम चयन का मतलब ये हो जाएगा उपभोक्ता अपनी सीमित आय से, यानी कि जिन वस्तुओं पर वो पैसा खर्च करना चाहता है उससे वह किस प्रकार से अधिक इकाइयों का क्रय कर सकता है, किस प्रकार से ऐसे बंडल का चयन करें तो उसे अधिक से अधिक मात्रा मिले, तो हम उसे उपभोक्ता का इष्टतम चयन कहते हैं। रेखा चित्र के माध्यम से समझे तो हमें दो वक्रों की आवश्यकता होगी, एक तो बजट रेखा और एक आ जाएगा हमारे अनधिमान वक्र। तो सबसे पहले इसके लिए उपभोक्ता का इष्टतम चयन के लिए हमें दो शर्तें पूरी होनी आवश्यक है। पहली जो शर्त आ जाएगी, ध्यान से सुनना, कि अनधिमान वक्र का ढाल बजट रेखा के ढाल के बराबर हो, यानी कि अनधिमान वक्र का ढाल होगा वो ठीक किसके बराबर होगा, यानी कि बजट रेखा, जिसे हम कीमत रेखा के माध्यम से भी जानते हैं। तो बजट रेखा का ढाल, अब हमने जस्ट पढ़ा था बच्चों अभी ठीक थोड़ी देर पहले, बजट रेखा का ढाल किसके बराबर होता है, दोनों वस्तुओं की कीमतों के अनुपात के बराबर, है ना।
यहाँ हम वस्तु एक वस्तु दो भी ले सकते हैं, या वस्तु x या वस्तु y भी ले सकते हैं ना, तो हम इसे यूं भी लिख सकते हैं। अगर वस्तुओं को x और y के माध्यम से लिख रहे हैं तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और यदि अनधिमान वक्र का ढाल देखें तो किसके बराबर होता है? तो बच्चों आपको बताया था प्रतिस्थापन की सीमांत दर के बराबर, यानी कि mr xy के बराबर होता है। तो mr xy इज इक्वल टू p1 अपॉन p2, या यूं कह सकते हैं px अपॉन py। यदि हम इसे और लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? यह आ जाएगा हमारा माइनस का, आपको बताया था जिसमें पहले परिवर्तन हो रहा है x में पहले परिवर्तन डेल्टा x डेल्टा y, और ये हमारा आ जाएगा px अपॉन py, क्योंकि अपन वस्तु x और y ले रहे हैं इसलिए उदाहरण में। तो पहली जो शर्त आ जाएगी अनधिमान वक्र का ढाल बजट रेखा के ढाल के बराबर हो। और बच्चों हमारी जो सेकंड शर्त आ जाएगी, जो अनधिमान वक्र है वो मूल बिंदु की ओर क्या होना चाहिए? उन्नत दर, है ना, और जिसे हम क्या कह सकते हैं? उत्तल भी कह सकते हैं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है बेटा ये, है ना। तो ये दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। अब हम रेखा चित्र पर नजर डालते हैं। ये हमारी बजट रेखा है MN, और तीन अनधिमान वक्र हमें IC1, IC2 और IC3 दर्शाए गए। O x अक्ष पर हम x वस्तु की मात्रा को ले रहे हैं, और O y अक्ष पर हम y वस्तु की मात्रा को ले रहे हैं। अब इन बिंदुओं पर देखना, आपके पास तीन अनधिमान वक्र है, और हमें जो बिंदु दर्शाए गए हैं A बिंदु, B, C और D बिंदु है। अब हमें यह बताना है आपके पास में इतने सारे बिंदु, आप किन बिंदुओं को अगर नहीं लेते हैं तो नहीं लेने का कारण क्या, और किसी बिंदु को लेते हैं तो लेने का कारण क्या? ये क्वेश्चन बेटा इतना इंपॉर्टेंट है, वो हाफ ईयरली, ईयरली और अमूमन हर एग्जाम में ये वाली चीज पूछी जाती है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से आना चाहिए और बहुत ईजी है। इसके रीजन सुनना, आपको वाकई में लगेगा कि हो सकता है कि अपन को थोड़ा सा बड़ा लगे, डायग्राम हो सकता है आप लोगों को जटिल लगे, लेकिन वाकई में उतना ही सरल है। हम एक एक बिंदुओं पर चर्चा करते जाएंगे और बहुत आसानी से आपको समझ में आने वाला है। जैसे कि हम फर्स्ट में बात करते हैं बिंदु ए। क्या आप खुद स्वयं सोचे बिंदु ए का चयन उपभोक्ता कर सकता है? तो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसकी जो बजट है वो बेटा MN है, यानी कि वह इसी बजट रेखा पर रहेगा। तो ऐसी स्थिति में वह बिंदु ए का चयन नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसकी पैच, उसकी सीमा से वो क्या है? पर है, वो उसके लिए क्या अप्राप्य बिंदु हो जाएगा, जिसे प्राप्त नहीं कर सकता। यानी कि इसका आशय स्पष्ट है, यानी कि वह उपभोक्ता बजट रेखा पर स्थित B, C तथा D में से किसी एक बिंदु का चयन करेगा। यहाँ पर स्थित यानी कि MN बजट रेखा पर स्थित B, C तथा D में से किसी एक बिंदु का चयन करेगा। B और C बिंदु पर अगर अपन नजर डालें तो किस पर स्थित है बेटा? IC1 पर स्थित है, और IC1 जो है वो बजट रेखा को क्या कर रहा है? काट रहा है। काटने का आशय ये हो जाएगा उनका स्लोप आपस में बराबर नहीं है। जब इनका स्लोप आपस में बराबर होता है, इसका मतलब होता है एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। जैसे कि हमने लिखा दोनों का ढाल है, दोनों का स्लोप बराबर है, इसका मतलब ये एक दूसरे को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। तो यह स्पर्श नहीं करके और क्या कर रहा है बेटा? काट रहा है। इसका मतलब B और C बिंदु का चयन भी नहीं कर सकता, तो वह A, B और C इन तीनों बिंदुओं का चयन नहीं कर सकता। अब D बिंदु का अगर चयन करे तो पहले हम देखें कि ये D बिंदु का चयन क्यों करेगा। तो D बिंदु किस पर स्थित है? IC2 पर स्थित है, और वह बजट रेखा MN रेखा को क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। यानी कि हमारी उपयुक्त दोनों शर्तें किस पर पूरी होती है? D बिंदु पर पूरी होती है। यानी कि स्पर्श करता है, इसका मतलब दोनों जो का ढाल है बजट रेखा और अनधिमान वक्र का वो आपस में बराबर है, और साथ के साथ में जो वक्र है वो उन्नत उदर भी है। यानी कि ऐसा भी हो सकता था कि अगर ये वक्र है, स्पर्श भी करा लेकिन ये नतोदर है। अब चूंकि ये उन्नत उदर है, इसी वजह से D बिंदु पर हमारे लिए सबसे अच्छा बिंदु होगा या इष्टतम चयन का बिंदु होगा। और ऐसी स्थिति में उपभोक्ता क्या कर सकता है? इस x वस्तु की OX1 मात्रा और y वस्तु की OY1 मात्रा का उपभोग करके वह अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करेगा। अब मैं बच्चों आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, कोई एक ऐसा वापस कारण बताओ कि जिससे वह B और C बिंदु का चयन न करके और D बिंदु का चयन करेगा। इसमें आपको शर्तें इग्नोर करनी है। क्या ऐसा एक कारण और भी है कि वह B और C बिंदु का चयन नहीं करके और वह D बिंदु का चयन करे? तो बच्चों वो आ जाएगा कि D बिंदु पर चयन करने का एक कारण और भी है, जो कि हमने विशेषताओं में भी पढ़ा और हमने अनधिमान मानचित्र जब समझाया था उसमें भी वाली बात पढ़ी थी। तो हमने क्या बात बताई थी कि ऊंचे वाले वक्र पर संतुष्टि का स्तर क्या होता है? अधिक होता है। यानी कि ऊंचे वाले वक्र पर कम से कम दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु की अधिक मात्रा का प्रयोग हुआ। तो बच्चों यहाँ जो आ रहा है, तो यह आ रहे वक्र पर आपका बजट उतना ही है, लेकिन ये जो D बिंदु है वह ऊंचे वाले वक्र है, यानी कि IC1 की तुलना में जो IC2 वक्र है वो ऊंचे या दाहिनी ओर स्थित है। तो यहाँ पर संतुष्टि का स्तर होगा वो अधिक होगा, इसलिए उपभोक्ता क्या करेगा?
डी बिंदु का चयन करें और वह x वस्तु की OX1 मात्रा और y वस्तु की OY1 मात्रा का उपभोग करके सबसे अच्छे संतुलन की स्थिति को प्राप्त करता है। अब बेटा मुझे उम्मीद है आज की क्लास बहुत ही रोचक लगी होगी और बहुत मैथमेटिकल वर्क भी था और बच्चों आज डायग्राम वाला पोर्शन भी था। तो इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। आप बहुत सारे उपभोक्ता की आय और कीमतों को लेकर और बहुत सारे बजट रेखाओं का निर्माण करके बहुत अच्छे से प्रयास करना। धन्यवाद।